नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी के में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चुन करके उसकी थ्योरी लेकर आए हैं। और कोई भी टेट एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का हो या सी टेट का हो, हर टेट एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न ही आते हैं। निश्चित है कि हर वर्ष इससे संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम जो भी अधिगम अक्षमताएं होती हैं और उनसे संबंधित जो भी विकार होते हैं उनको पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन में किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि आप किसी विकार को भूल जाते हैं और बार बार परीक्षा के अंदर कन्फ्यूज़ होते हैं, तो वो समस्या इस वीडियो को देखने के बाद नहीं रहेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो पूरा ज़रूर देखें और आप अपना कीमती टाइम जो है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहले हम बात करते हैं और अधिगम अक्षमता। तो अधिगम अक्षमता जो होती है, तो यहाँ पर सीधे सीधे हम पहले अधिगम और अक्षमता का अर्थ समझते हैं। तो देखिए, अधिगम का मतलब होता है कि सीखना, जिसे हम कहते हैं सीखना, और अक्षमता मतलब कि उस सीखने में जो हमारी जो क्षमता है उसमें कमी होना, उसे हम कह देते हैं अक्षमता। तो अधिगम अक्षमता जो होती है वो दो शब्दों से मिलकर के बनी होती है, अधिगम और अक्षमता। अब देखिए, अधिगम का अर्थ होता है सीखने से और अक्षमता का तात्पर्य होता है क्षमता के अभाव या हमारी क्षमता में कमी या क्षमता की अनुपस्थिति से होता है, तो उसे हम कह देते हैं अधिगम अक्षमता। अब चलिए, इससे संबंधित जो विकारों से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, तो उन सभी को हम बारी बारी से एक एक करके पूरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और क्या उनके कारण होते हैं, कैसे उनको दूर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ये सभी बात इसमें हम शामिल करेंगे। और दोस्तों, ये जो प्रश्न है, जो आज का टॉपिक है, इसका PDF चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के एंड्रॉइड एप्लीकेशन टेट सक्सेस को जरूर डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ पर ये PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी। चलिए, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पर आता है उसको हमने एक नंबर पर रखा है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया से हमेशा ही प्रश्न जो है वो आते ही आते हैं और ये एक महत्वपूर्ण विकार होता है। अब देखिए, यहाँ पर डिसलेक्सिया शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के शब्द डिस और लैक्सिस से बना होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे डिस और लैक्सिस, इन दोनों से मिलकर के ये शब्द बनता है डिसलेक्सिया। अब देखिए, डिस हम जब जोड़ देते हैं शब्द के अंदर, तो डिस का मतलब हो जाता है कमी। तो डिस मतलब कि उस चीज में कमी, और लेक्सिया यहाँ पर है, लेक्सिया का अर्थ होता है कथन भाषा या हमारी डिफॉल्ट स्पीच जो होती है उसे हम कहते हैं लेक्सिया। तो लेक्सिया मतलब हमारी जो कथन भाषा है, बोलना है या पढ़ना है, जिसे रीडिंग भी कह सकते हैं, उस रीडिंग के अंदर जो हमारी कमी उत्पन्न निकल करके आती है, कमी उत्पन्न होती है, उसी को कहा जाता है डिसलेक्सिया। तो डिस शब्द जोड़ दिया है तो डिस का मतलब समझ लें, उसमें कमी होना, उस चीज को कम हो जाना, उसमें विकार उत्पन्न हो जाना, उसे डिस यहाँ पर कहा जाता है। अब लेक्सिया से आप समझ गए, तो यहाँ पर डिसलेक्सिया, लेक्सिया मतलब जो हमारी रीडिंग या पढ़ने संबंधित जो स्पीच होती है हमारी, उसमें अक्षमता उत्पन्न होना, उसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया। अब देखिए, जब डिसलेक्सिया हो जाता है, विकार होता है बच्चे में, तो इसके लक्षण क्या होते हैं। अब लक्षणों से संबंधित भी हमें पता होना चाहिए कि इसके लक्षण क्या होते हैं। तो देखिए, वर्णमाला का जो अधिगम होता है और वर्णमाला सीखने में बच्चे को कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि वो पठन विकार है, तो बच्चा पढ़ने में यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर जाता है। अब कैसी गलती कर जाता है, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई होती है, एकाग्रता के अंदर कठिनाई होती है बच्चे में, और पढ़ते समय स्वर वर्णों का उसमें लोप हो जाता है, और कभी कभी वो शब्दों के या अक्षरों के क्रम को इधर उधर पढ़ा जाता है। जैसे मान लीजिए कि नाम लिखा है, तो बच्चा इस नाम को मान पढ़ लेता है, क्योंकि ये उसके अंदर एक विकार ही उत्पन्न हो चुका है पढ़ने से संबंधित। तो नाम लिखा है पर वो उसको मान पढ़ लेता है, बी लिखा है पर वो उसको डी पढ़ लेता है। इस प्रकार की त्रुटि बच्चा यहाँ पर पढ़ने में करता है। तो इसी के साथ साथ वर्तनी दोष से भी बच्चा पीड़ित होता है, साथ ही साथ समान उच्चारण वाले ध्वनियों को न पहचानना, ये उसका एक लक्षण और भी होता है। साथ ही साथ शब्दकोश का बच्चे के अंदर अभाव होता है और भाषा का अर्थपूर्ण प्रयोग तथा उसमें क्षीण स्मरण शक्ति उस बच्चे की होती है। तो ये कुछ हम उसके लक्षण हमने देखे। अब यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण लक्षण है, लक्षणों में भी, तो वो आप इसे ध्यान जरूर रखें। ई नंबर वाला जो पॉइंट है कि अक्षरों का क्रम इधर उधर करके पढ़ना, क्योंकि एग्जाम के अंदर जैसे प्रश्न आता है कि वाज लिखा है तो वो उसे सा पढ़ लेता है, SAW, ये। तो इस प्रकार से ये एक
पठन संबंधी विकार है, जिसमें वो शब्दों के या वर्णों के क्रम को इधर उधर करके पढ़ लेता है। चलिए अब आगे समझते हैं इसका उपचार क्या है। तो डिसलेक्सिया जो है, इसका जो उपचार है वो पूरी तरह से असंभव है, पूर्ण उपचार इसका असंभव है, आप देख सकते हैं। लेकिन इसको उचित शिक्षण और अधिगम पद्धतियों के द्वारा निम्न स्तर पर लाया जा सकता है। मतलब इसका पूरी तरह से उपचार तो संभव नहीं है, परंतु हम इस विकार में कमी जरूर कर सकते हैं एक उचित शिक्षण के तरीके के माध्यम से। तो ये इसका एक उपचार हम जो टेम्परेरी है हमारे स्तर से कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ऐसे बच्चे को जो विकार है तो वहाँ हमें उसके लिए उचित शिक्षण पद्धति या तरीके को अपनाना होगा, तो हम बच्चे के लिए उस विकार को थोड़ा कम कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं डिसग्राफिया। अब देखिए डिसग्राफिया जो है, तो डिसग्राफिया को भी यहाँ हम देखते हैं तो इसके जो मूल शब्द हैं डिस और ग्राफिया। तो ग्राफिया का मतलब होता है लिखना, ग्राफ का मतलब होता है लिखना, और डिस मतलब की कमी। तो डिस यहाँ पर जिस कमी को दर्शाता है ग्राफिया वाली को, मतलब लेखन संबंधी हमारी कमी जो विकार होता है उसको प्रदर्शित करता है शब्द डिसग्राफिया। अब प्रश्न में आता है डिसग्राफिया, तो आप शब्द को ऐसे दो पार्ट में इसको तोड़ें। डिस मतलब उसकी कमियां और ग्राफिया मतलब लेखन संबंधित। तो लेखन जो लिखना राइटिंग जो होता है वो उसका अर्थ होता है ग्राफिया। तो यहाँ पर डिसग्राफिया पढ़ेंगे जैसे ही आपको पता लग जाएगा। तो ये लेखन संबंधी लेखन क्षमता को प्रदर्शित करने वाला एक विकार होता है, और ये वर्तन संबंधी कठिनाई, खराब हस्तलेखन और अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई के रूप में ये विकार जाना जाता है, जिसे हम डिसग्राफिया कहते हैं। अब चलिए आगे इसके हम कुछ लक्षणों को देखते हैं। तो लेखन संबंधित हो गया, तो जितनी भी लेखन संबंधित विकार या आदतें होती है बच्चे के अंदर गलत, वो सब इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। देखिए लिखते समय स्वयं से बातें करना, मतलब बच्चा कुछ अपने आप से बातें करता रहेगा, लिखने संबंधित लिखेगा जब। और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे अशुद्ध वर्तनी और अनियमित रूप से आकार वाले अक्षरों को लिखना, मतलब जिनका आकार अनियमित रूप से लिख रहा है, अनियमित रूप से आकार बना रहा है अक्षरों का, वर्तनी का। साथ ही साथ पठनी होने पर भी काव्य में अत्यधिक श्रम का प्रयोग करना, मतलब बच्चा लिखने में बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहा है। साथ ही साथ लेखन सामग्री पर कमज़ोर पकड़ या लेखन सामग्री को कागज़ के बहुत नज़दीक पकड़ना, तो उसकी जो पकड़ने का, पेन पकड़ने का, कलम पकड़ने का जो तरीका होगा वो भी कुछ अजीब सा होगा। साथ ही साथ अपठनीय हस्तलेखन, वो ऐसा लेख लिखेगा कि जिसे पढ़ना समझना मुश्किल होगा हमारे लिए। तो साथ ही साथ लाइनों का ऊपर नीचे लिया जाना और शब्दों के बीच अनियमित स्थान छोड़ना तथा अपूर्ण अक्षर व शब्द लिखना, ये इसके लक्षण होते हैं किसके, डिसग्राफिया के। चलिए आगे बात करते हैं इसका उपचार कार्यक्रम। तो चूंकि ये एक लेखन संबंधी विकार है, इसके उपचार के लिए आवश्यक होता है कि अधिगम अक्षमता से ग्रसित व्यक्ति को लेखन का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कराया जाए। जब उसको अभ्यास कराया जाएगा तो निश्चित ही बच्चे के अंदर इस विकार में कमी हो सकती है। चलिए आगे हम देखते हैं डिसकैलकुलिया। अगला जो विकार है डिसकैलकुलिया। अब देखिए डिसकैलकुलिया जो है ये भी दो मूल शब्दों से बना हुआ है। इसका लैटिन शब्द कैलकुलेट या कैलकुलेटर होता है। तो कैलकुलेटर को हम यूँ कह सकते हैं कैलकुलेट, और कैलकुलेट का मतलब होता है गणना करना। तो डिसकैलकुलिया बनता है शब्द यहाँ पर। तो डिस मतलब वही कमी, कैलकुलिया मतलब कि कैलकुलेशन से संबंधित, मतलब गणना से संबंधित, और गणना का प्रयोग होता है गणित के अंदर। तो हम देखते हैं ये डिसकैलकुलिया जो होता है एक व्यापक पद है जिसका प्रयोग गणितीय कौशल, अक्षमता आदि के लिए किया जाता है, और इसके अंतर्गत अंकों, संख्याओं के अर्थ समझने की जो अयोग्यता से लेकर के अंक गणितीय समाधान एवं सूत्रों सिद्धांतों के प्रयोग की अयोग्यता को या सभी प्रकार की गणितीय अक्षमताएं इसके अंदर शामिल कर दी जाती है। तो कहने का मतलब है कि हमारा कैलकुलेशन का सबसे ज़्यादा वर्ग जो होता है वो गणित विषय के अंदर होता है, और इसी में अक्षमता जब हो जाती है तो विकार के रूप में बन जाता है डिसकैलकुलिया। तो यहाँ पर कैलकुलेशन से संबंधित आप तुरंत जैसे ही आएगा कैलकुलेशन आपके दिमाग में गणना आएगी, गणना गणित में होगी और शब्द का उत्तर निकल के आ जाएगा। गणित संबंधी विकार या गणित संबंधी प्रक्रियाओं में, संक्रियाओं में ये रोग विकार माना जाता है। चलिए अब आगे समझ लेते हैं डिसकैलकुलिया के लक्षण। अब देखिए डिसकैलकुलिया के भी कुछ लक्षण होते हैं। नाम और चेहरा पहचानने में बच्चे को कठिनाई होती है, साथ साथ अंक गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों को समझने में भी कठिनाई होती है। वो अंक गणित के चिन्हों को भी ठीक से नहीं समझ पाता। साथ ही साथ अंक गणितीय संक्रियाओं के अशुद्ध परिणाम मिलना और गिनने के लिए उंगलियों का प्रयोग करना।
साथ ही साथ दिशा का ज्ञान व अभाव उसके बारे में भी उसकी अल्प समझ होती है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं डिसकैलकुलिया के। अब देखिए इसको दूर करने के लिए हम क्या तरीके अपना सकते हैं। तो इसका पहले कारण बताया है कि ये रोग क्यों हो सकता है। तो डिसकैलकुलिया जो है इसका कारण मस्तिष्क के अंदर जो उपस्थित कार्टेक्स होता है उस कार्टेक्स की कार्य विरूपता को माना जाता है, क्योंकि कभी कभी तार्किक चिंतन की क्षमता के अभाव के कारण ये उस कार्यकारी स्मृति के अभाव के कारण भी डिसग्राफिया उत्पन्न होता है। मतलब तार्किक चिंतन क्षमता के अभाव के कारण भी ये रोग उत्पन्न होता है। अब इसका उपचार हम क्या कर सकते हैं। तो इसका उपचार जो होगा उचित शिक्षण, सभी विकारों में उचित शिक्षण एक पॉइंट बनी जाएगा उपचार का। अब उचित शिक्षण अधिगम रणनीति को अपना करके हम इस डिसकैलकुलिया को कम किया जा सकता है। इसके लिए कुछ रणनीतियां इस प्रकार से हो सकती है कि बच्चों को जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत कराए जाएं करना। साथ ही साथ गणित तथ्यों को याद करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करना, फ्लैश कार्ड्स, कंप्यूटर गेम्स का प्रयोग करना और गणित को सरल करना और ये बताना कि ये कौशल है जिसे अर्जित किया जा सकता है। तो उसके बच्चे के मन से इस डर को दूर करना और उसे बताना कि गणित एक कौशल होता है और इसे अर्जित किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा विकार है डिसफेजिया। अब डिसफेजिया को देखते हैं आप। तो डिस और फेजिया, फेजिया यहाँ पर एक लैटिन शब्द है। तो यहाँ पर इस शब्द का क्या अर्थ होता है। तो देखिए फेजिया जो होता है इसका अर्थ होता है वाक और डिस मतलब वही कमी। तो वाक मतलब हमारा बोलना भी होता है, वाचन भी होता है, उच्चारण भी होता है। तो उसमें जब कमी होती है तो उसे हम कहते हैं फेजिया, डिसफेजिया, उसमें कमी होना, उसमें अक्षमता उत्पन्न होना। तो ग्रीक भाषा के दो शब्द डिस और फाजिया से बने हैं जिसके शाब्दिक अर्थ अक्षमता एवं वाक होते हैं और ये मिलकर बना होता है शब्द डिसफेजिया का शाब्दिक अर्थ होता है वाक अक्षमता, मतलब बोलने से संबंधित अक्षमता कह सकते हैं। यह भाषा एवं वाक संबंधी विकृति है जिससे ग्रसित बच्चे के विचार की अभिव्यक्ति व्याख्यान के लिए बच्चा जो होता है वो कठिनाई महसूस करता है। मतलब अपने खुद के विचार जब वो अभिव्यक्त करना चाहता है तो बच्चे को वहाँ पर कठिनाई महसूस होती है और वो अपने विचारों को सही रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पाता, नहीं बोल पाता। तो उसी को हम कहते हैं डिसफेजिया। और इस अक्षमता के लिए मुख्य रूप से मस्तिष्क की क्षति जो होती है, ब्रेन डैमेज को उत्तरदायी माना जाता है। अब आप समझ गए फेजिया का अर्थ होगा वाक या भाषा संबंधित जो हमारा उच्चारण होगा, बोलने से संबंधित कठिनाई, उसे हम डिसफेजिया कहेंगे। अब देखिए इसी प्रकार से एक अफेजिया होता है। अफेजिया, ये अफेजिया है और वो डिसफेजिया है। दोनों के अंदर आप एक शब्द देखेंगे फेजिया, तो ये आपको दोनों में मिलेगा। उसमें डिस के आगे लगा हुआ है, इसमें ए के आगे लगा हुआ है। तो यहाँ पर फेजिया इसमें भी है। तो आप समझ जाएं फेजिया जहाँ पर आता है तो वो आपके बोलने से संबंधित विकार बन ही जाता है। तो यहाँ पर भी ये बोलने से संबंधित विकार रहेगा। देखिए इसको थोड़ा सा परिभाषित करते हैं। वाचाघात इसे कहा जाता है। अफेजिया मस्तिष्क की ऐसी विकृति हो जिसमें व्यक्ति को बोलने, लिखने और बोले हुए लिखे हुए शब्दों को समझाने या प्रकट करने में अनियमितता, मतलब एक नियमित रूप से उनको प्रकट नहीं कर पाता, बस इतना सा थोड़ा सा अंतर होता है। अस्पष्टता एवं स्थायी विकार उत्पन्न हो जाता है। तो सेम टू सेम अफेजिया, डिसफेजिया दोनों एक जैसे ही हैं और दोनों में ये वाक संबंधित मतलब विचारों को व्यक्त करने से संबंधित विकृति उत्पन्न होती है। चलिए आगे देखते हैं डिस्प्रेक्सिया। अब ये थोड़ा सा एक अलग है। देखिए ये डिस्प्रेक्सिया को देखते हैं तो डिस्प्रेक्सिया, ये कुछ इस प्रकार से इसको शब्द को यहाँ पर तोड़ा गया है, डिस्प्रेक्सिया। तो डिस्प्रेक्सिया में हम देखते हैं शब्द जो प्रेक्सिया है, तो प्रेक्सिया यहाँ पर शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है, सिर्फ मैं प्रेक्सिया की भी बात कर रहा हूँ, टू परफॉर्म एक्शन, मतलब एक्शन को परफॉर्म करना जो होता है प्रेक्सिया का अर्थ होता है। अब इसमें आगे हम डिस लगा देते हैं तो डिस प्रेक्सिया शब्द बन जाता है। मतलब आपकी जो एक्शन है उसको परफॉर्म करने में जो कमी आ रही है तो वो एक विकार बन जाता है डिस्प्रेक्सिया। अब यदि देखते हैं आप इस रोग के लक्षण तो ये मुख्य रूप से चित्रांकन संबंधी अक्षमता की ओर संकेत करता है। मतलब इसमें बच्चे लिखने और चित्र बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो डिसग्राफी में तो बच्चा जो होता है क्या है, विकार शब्दों को सही नहीं लिखता है, उनको लिखने का तरीका गलत होता है, अक्षर उसके सही नहीं बनते हैं, कुछ भी ऐसा दोष था। परंतु यहाँ पर क्या है, बच्चा चित्र बनाता है तो जैसे उसका हाथ जिस तरीके से गति करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए, वो सही तरीके से एक्ट यहाँ पर नहीं कर पा रहा है।
तो जब वो सही तरीके से एक्ट नहीं कर पा रहा है तो मतलब ये डिस्प्रैक्सिया है। तो यहाँ पर चित्रांकन करने में, सही रूप से एक्शन करने में, उसके हाथों की गति होने में वो कठिनाई महसूस कर रहा है, तो ये रहेगा डिस्प्रैक्सिया। आगे हम देखते हैं अधिगम अक्षमता और मानसिक मंदता। ये कोई विकार नहीं है, थोड़ा सा एक भ्रम जो इन शब्दों के बीच में बना रहता है, तो उसके लिए मैंने इस पॉइंट को भी यहाँ पर नोट कर लिया था। देखिए, क्या अधिगम अक्षमता और मानसिक मंदता एक ही है या अलग अलग है? तो हम देखें तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए, अधिगम अक्षमता मतलब आपके सीखने में कमी, और मानसिक मंदता तो मानसिक रूप से बच्चा यहाँ पर मंद गति से सीख रहा है, पर मंद गति से, और वहाँ पर सीखने में कमी है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर यहाँ पर होगा इन शब्दों में। तो कभी भी इनसे संबंधित हमारे सामने प्रश्न आते हैं तो आप थोड़ा सा इनको समझ लीजिएगा। देखिए, अधिगम अक्षमता और मानसिक मंदता एक सामान्य आदमी की भाषा में एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, परंतु ये भ्रमवश वे दोनों पदों का एक ही अर्थ में प्रयोग कर लेते हैं, और जो कि सरासर गलत है। यदि हम देखते हैं तो अधिगम अक्षमता और मानसिक मंदता में एक स्पष्ट अंतर है, जिन्हें आप अपनी परिभाषाओं के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, अधिगम अक्षमता को लिखित या मौखिक भाषा के प्रयोग में शामिल किसी एक या अधिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के कार्य में विरूपता के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब यहाँ पर हमारी जो लिखित, मौखिक आदि भाषा के प्रयोग में शामिल जो मनोवैज्ञानिक कार्य विरूपता मानी गई है, उसके रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं अधिगम अक्षमता को। जबकि मानसिक मंदता मानसिक विकास की एक ऐसी अवस्था के रूप में परिभाषित इसको कर सकते हैं जिसमें बच्चों का बौद्धिक विकास औसत बुद्धि वाले बच्चों से कम होता है। तो औसत बुद्धि वाले बच्चों से जो विकास मानसिक कम होता है तो उसे हम मानसिक मंदता कहते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों जो होते हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग अलग होते हैं। चलिए, अब हम यहाँ पर लास्ट का रिवीजन करेंगे और सभी विकारों को इसमें यहाँ पर एक नज़र में देखेंगे तो आपको और भी ये सारे क्लियर हो जाएंगे। कुछ विकार जो हमने डिटेल नहीं देखे वो भी यहाँ पर शामिल रहेंगे, और उन्हें आप एक नज़र देखेंगे तो सीधे आप उसके उत्तर को समझ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया दो शब्दों से बना है, डिस और लैक्सिया या लैक्सिक, जिसका लैक्सिक का मतलब होता है हमारी रीडिंग। तो लैक्सिया डिसलेक्सिया बनेगा शब्द पढ़ने संबंधित विकार। डिसग्राफिया, ग्राफिया मतलब होता है लिखना, और लिखना मतलब उस विकार में कमी हो जाती है तो शब्द बन जाता है डिसग्राफिया, और ये एक लेखन संबंधित विकार होता है। इसी प्रकार से कैलकुलेशन मतलब कैलकुलिया, और कैलकुलिया शब्द के आगे डिस शब्द जोड़ देते हैं, शब्द बनेगा डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया मतलब गणित संबंधित, कौशल संबंधित विकार है। अगला हमारे शब्द है फैजिया। फैजिया में जब हम डिस जोड़ेंगे उसमें फैजिया में कमी हो जाएगी, फैजिया कम हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। तो फैजिया मतलब होता है वाक क्षमता। तो वाक क्षमता में हमारी कमी जब हो जाती है, विकार उत्पन्न हो जाता है, शब्द बन जाएगा उसके लिए डिसफैजिया। इसी प्रकार से अफेजिया भी होगा, जो भी वाक संबंधित, लेखन संबंधित, पठन संबंधित, तीनों का मिला जुला रूप होता है अफेजिया। वो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है। इसी प्रकार से डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया के अंदर जो बच्चे का जो हाथों का मूवमेंट होगा, उसकी जो गति होगी, लेखन या चित्रांकन संबंधी वो विकृत होगी। तो शब्द बनेगा उसके लिए प्रैक्सिया, और प्रैक्सिया के आगे डिस कर देंगे, डिसप्रैक्सिया। तो प्रैक्सिया मतलब कि हाथों का एक एक्शन का परफॉर्म करना, तो उसमें जब कमी होगी शब्द बन जाएगा डिसप्रैक्सिया। अगला विकार यहाँ पर है डिसआर्थोग्राफिया। तो ये ग्राफिया का मतलब वही हमारा लिखने संबंधित होता है, डिसआर्थोग्राफिया है। तो इसमें वर्तनी संबंधित विकार। अब बच्चा लिखने में जो इस प्रकार से वर्तनी में कमी करता है, गलतियां करता है, तो उसे हम शब्द को दे देते हैं डिसआर्थोग्राफिया। अगला यहाँ पर है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो ऑडिटरी का मतलब होता है ऑडियो, जैसे आपने शब्द सुना होगा ऑडियो। ऑडियो मतलब सुनना होता है, ऑडियंस मतलब सुनने वाले हमारे। तो ऑडिटरी मतलब कि सुनने से संबंधित जो हमारी प्रोसेसिंग होती है उसमें डिसऑर्डर होना, उसमें विकृति होना, विकार होना, तो उसे हम सीधे सीधे नाम देते हैं श्रवण संबंधित विकार। मतलब बच्चे को सुनने से संबंधित यहाँ पर कमी रहेगी, बोलेंगे क्या, वो सुनेगा क्या, कहने का मतलब सीधा सीधा ये है। फिर अगला है विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर। तो देखिए, विजुअल मतलब विजुअलाइजेशन, और विजुअलाइजेशन या विजुअल का मतलब होता है दृश्य, मतलब देखने से संबंधित। तो निश्चित यहाँ पर बच्चा दृश्य प्रत्यक्षीकरण संबंधित विकार बच्चे में उत्पन्न हो जाता है, तो उससे हम कह सकते हैं विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर। तो ये हमें सीधे सीधे नाम से ही यहाँ पर इसका उत्तर मिल रहा है, इसलिए मैंने इनको डिटेल नहीं किया था, क्योंकि ये ज़्यादा जटिल नहीं है, और प्रश्न आपके जो है ऊपर के 4-5 जो हमारे हैं उनसे ज़्यादातर एग्जाम में पूछ जाते हैं। चलिए अगला एक और देख लेते हैं। सेंसरी
इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो सेंसरी मतलब सेंसर्स, और सेंसर्स मतलब हमारे जो भी बॉडी सेंसर्स हैं जिन्हें हम इंद्रिय कहते हैं, तो उनके अंदर इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर मतलब उनमें विकृतियाँ, उनमें कमियाँ, उनके सामंजस्य में कमियाँ, उनके समन्वय में कमियाँ, तो उसी को नाम दिया है सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। और ये इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधित विकार है। तो इसी को नाम जब भी हमें प्रश्न में आता है तो हम निश्चित इससे उत्तर हमारा निकल आएगा। फिर अगला है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर। देखिए ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, संगठन। तो ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग मतलब सीखने संबंधित डिसऑर्डर। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर बनता है वो बनता है संगठनात्मक पठन संबंधित विकार। तो इस प्रकार से इस प्रश्न से भी हमें ये उत्तर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे पठन संबंधित विकार, और आपने यहाँ पर इन विकारों को देखा, लैक्सिया, ग्राफिया, कैलकुलिया, फैसिया। तो निश्चित 4 ये मुख्य हैं, बस इन्हीं से इनको बनाया जाता है, 5, 6, 7 रूपों में इनको जोड़ दिया जाता है। तो आप सिर्फ मुख्य रूप से इन 4 शब्दों का अर्थ समझिए, लैक्सिया, ग्राफिया, कैलकुलिया और फैसिया, और इन्हें आप शब्दों में जोड़ते जाइए और उसका मीनिंग बनाते जाइए। तो निश्चित आपको उत्तर निकालने में, समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप हमारे साथ में समय तक बने रहें तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल लाइक कीजिए। धन्यवाद।